नमस्कार। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात करने वाले हैं हमारे दिल और फेफड़ों के बारे में, यानी कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र के साथ हमारा दिल कैसे बूढ़ा होता है? और सबसे मजेदार बात, कैसे हम महज तेज चलने या जॉगिंग जैसी सिंपल एरोबिक एक्सरसाइज से इस बायोलॉजिकल घड़ी की सुइयों को सचमुच उल्टा घुमा सकते हैं? चलिए गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक से, फिर बात करेंगे ऑक्सीजन संकट, एरोबिक काउंटर अटैक, हाई इंटेंसिटी और एल्टीट्यूड ट्रेनिंग की। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपग्रेड को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे एक बहुत ही प्रैक्टिकल कार्डियोवैस्कुलर प्रिजर्वेशन प्लान की। तो चलिए सीधे हमारे पहले चैप्टर पर चलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी बढ़ती उम्र के साथ हमारे कार्डियोवैस्कुलर इंजन में क्या-क्या बदलाव आते हैं। यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज से हम अपने हार्ट की बायोलॉजिकल क्लॉक को रिवर्स कर सकते हैं? मतलब क्या हम सच में उम्र को मात दे सकते हैं? जब हम अपने शरीर की अंदरूनी समस्याओं और उनके साइंटिफिक सॉल्यूशंस को देखते हैं तो जवाब एकदम साफ हो जाता है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे दिल की जो नॉर्मल स्पीड है वो थोड़ी धीमी होने लगती है। इसका मेन कारण है एसए नोड। इसे आप हमारे दिल का नेचुरल पेसमेकर समझ सकते हैं। समय के साथ साथ ये पेसमेकर अपनी कोशिकाएं यानी सेल्स खोने लगता है और वहां फैट और फाइब्रस टिश्यू जमा होने लगता है, बिल्कुल किसी पुरानी मशीन में जंग लगने जैसा। और यही वजह है कि बढ़ती उम्र में एट्रियल फाइब्रिलेशन जैसी दिल की धड़कन से जुड़ी बीमारियों का रिस्क इतना बढ़ जाता है। और ये जो गिरावट है ना, ये हमारी मैक्सिमम हार्ट रेट को सीधे तौर पर इफेक्ट करती है। हर दशक के साथ हमारी मैक्सिमम हार्ट रेट कम होती जाती है। इसे निकालने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, 220 में से अपनी उम्र को घटा दीजिए। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल फैक्ट है जो भारी मेहनत वाले काम करते समय हमारे दिल की पंपिंग कैपेसिटी को मैथमेटिकली कम कर देता है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर, जिसे हम कहेंगे ऑक्सीजन संकट, कोरोनरी परफ्यूजन और हमारी पुरानी होती रक्त वाहिकाएं। चलिए देखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ दिल को ऑक्सीजन की सप्लाई में क्या दिक्कतें आती हैं। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि जब हम बिल्कुल आराम कर रहे होते हैं तब भी हमारा दिल खून से लगभग 70 से 80% तक ऑक्सीजन खींच लेता है। मतलब किसी भी इमरजेंसी के लिए इसके पास ऑलमोस्ट जीरो रिजर्व बचता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो हमारे कोरोनरी ब्लड फ्लो को भारी मात्रा में बढ़ना ही पड़ता है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन उम्र के साथ जो शरीर में बदलाव आते हैं वो इसे मुश्किल बना देते हैं। हमारी धमनियां किसी पुराने और सख्त हो चुके प्लम्बिंग नेटवर्क की तरफ बर्ताव करने लगती हैं। हमारी महाधमनी, जिसे एओर्टा कहते हैं, वो करीब 6% तक फैल जाती है और बड़ी धमनियों का लचीलापन खत्म होने लगता है। सेल्स कम नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसका रिजल्ट, पूरे सिस्टम में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और हमारे बेचारे दिल को सिर्फ नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही क्रिटिकल चीज है, कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर यानी सीपीपी। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दिल की धड़कन जितनी धीमी होगी, डायस्टॉल यानी दिल के आराम करने का समय उतना ही लंबा होगा। और क्या आपको पता है, दिल की मांसपेशियों को ऑक्सीजन इसी आराम वाले फेज में मिलती है। यही वो विंडो है जब दिल खुद के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई लेता है, जो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। तो अब सवाल है कि इससे बचा कैसे जाए। यही एंट्री होती है हमारे तीसरे चैप्टर की, एरोबिक काउंटर अटैक। चलिए देखते हैं कि हम अपने दिल की रीमॉडलिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ हम दो बहुत ही अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ है सिर्फ भारी वजन उठाना यानी हैवी वेट लिफ्टिंग, जिससे प्रेशर के कारण दिल की दीवारें मोटी हो सकती हैं और अंदर का स्पेस कम हो सकता है। और दूसरी तरफ है लगातार किया जाने वाला एरोबिक व्यायाम। एरोबिक एक्सरसाइज हमारे दिल में एक वॉल्यूम ओवरलोड क्रिएट करती है, जो बहुत ही सेफ तरीके से दिल के चेंबर को बड़ा करती है ताकि वो ज्यादा खून को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। ये एक बहुत ही शानदार अडैप्टेशन है। जब हम तेज चलने, जॉगिंग करने या साइकिल चलाने जैसी डायनामिक एरोबिक एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो इसके फायदे लाजवाब होते हैं। ये हमारे दिल की पंपिंग कैपेसिटी को काफी बढ़ा देता है। ये फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म को ट्रिगर करता है, जिससे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। इसके साथ ही हमारी रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाती है, जिससे कोरोनरी परफ्यूजन का वो जरूरी समय बढ़ जाता है और हमारी पुरानी होती रक्त वाहिकाओं का लचीलापन भी वापस लौटने लगता है। अब इसे एक लेवल और ऊपर लेके चलते हैं।
हमारा चौथा चैप्टर है हाई इंटेंसिटी और एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के बारे में। जब हम हाई इंटेंसिटी स्प्रिंट इंटरवल रनिंग करते हैं और खासकर अगर ये किसी ऊंचाई वाली जगह यानी एलिवेशन पर की जाए तो शरीर में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। अब ये स्ट्रेस सुनने में भले ही खराब लगे, लेकिन ये हमारी ब्लड वेसल्स की दीवारों पर भारी मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाता है। इससे कमाल का प्रोसेस शुरू होता है जिसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो हमारी मांसपेशियों में बिल्कुल नई रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है। और ये आंकड़ा तो लिटरली चौंका देने वाला है। सिर्फ 8 से 10 हफ्ते की लगातार एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बाद हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट में 22.7% तक की भारी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 22.7%। ये ना सिर्फ हमारे शरीर के एनर्जी प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, बल्कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन के इस्तेमाल को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। ब्लड और हार्ट से आगे बढ़कर अब हम अपने लंग्स यानी फेफड़ों की तरफ मुड़ते हैं। हमारे 5वें चैप्टर का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपग्रेड। जरा सोचिए, दौड़ते या सीढ़ियां चढ़ते वक्त हमारी सांस क्यों भूलती है, लेकिन जब हम लगातार एरोबिक कंडीशनिंग करते हैं तो डायफ्राम जैसी हमारी सांस लेने वाली मांसपेशियां बहुत मजबूत और थकान प्रतिरोधी बन जाती हैं। मजे की बात यह है कि जब ये मसल स्ट्रांग हो जाती हैं तो इन्हें खुद के लिए कम ब्लड फ्लो की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि हमारे बाकी शरीर और पैरों के लिए ज्यादा ऑक्सीजन बचती है और हमारी वो सांस फूलने वाली प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो जाती है। जैसे जैसे हमारा हार्ट बेहतर काम करने लगता है, वैसे वैसे हमारे फेफड़े भी खुद को अपग्रेड करते हैं। वो और ज्यादा कैपिलरीज यानी छोटी रक्त वाहिकाएं बनाने लगते हैं। इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए फेफड़ों के अंदर एक बहुत बड़ा और बेहतर सरफेस एरिया बन जाता है। नतीजा, हमारी ओवरऑल लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और किसी भी भारी काम के बाद हमारी रिकवरी स्पीड भी काफी तेज हो जाती है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, हमारे छठे और आखिरी चैप्टर पर, एक सॉलिड कार्डियोवैस्कुलर प्रिजर्वेशन प्लान। तो अब तक हमने जो भी साइंस समझी है उसे अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारें। हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों से निपटने के लिए हमें रेगुलर चेकअप्स और एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। धमनियों को सख्त होने से बचाने के लिए हमें हफ्ते में कुछ देर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या HIIT को रूटीन में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा मांसपेशियों के नुकसान से बचने के लिए लिमिट में वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। और हाँ, अपनी डाइट को हार्ट हेल्दी रखना और स्मोकिंग से दूर रहना तो बिल्कुल बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी स्टेप्स हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो है बैलेंस यानी संतुलन। देखिए, मसल्स बचाने के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग अच्छी है, लेकिन इसे एक लिमिट में ही करना चाहिए ताकि हमारी धमनियां सख्त ना हो। दूसरी ओर कार्डियोवैस्कुलर लंबी उम्र का जो प्राइमरी ड्राइवर है वो हमारी एरोबिक ट्रेनिंग ही है। अगर हम सिर्फ मसल्स बनाने पर फोकस करेंगे और एरोबिक एक्सरसाइज को इग्नोर करेंगे तो हम अपने दिल की लंबी उम्र के साथ रिस्क ले रहे होंगे। ये बात इस पूरे टॉपिक के सार को एकदम परफेक्टली बयां करती है। सच्ची शारीरिक फिटनेस सिर्फ अच्छे दिखने वाले मसल्स में नहीं है। मिड लाइफ और उसके बाद की एक हेल्दी लाइफस्टाइल पूरी तरह से इस बात पर टिकी होती है कि हमारा दिल कितना मजबूत है, हमारी रक्त वाहिकाओं में कितना लचीलापन है और हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम कितनी कुशलता से काम कर रहा है। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद हम सब के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। अपने भविष्य और अपनी लंबी उम्र को सुरक्षित करने के लिए आज हम अपने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में किस तरह से इन्वेस्ट करने वाले हैं? क्योंकि याद रखिए, आज उठाया गया एक छोटा सा कदम कल के एक मजबूत और युवा दिल की बुनियाद रखता है। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।